आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई है परेशान। अच्छी सेहत के लिए नहीं मिल रहा है कोई निदान। नेशन वन पर डॉक्टर्स करेंगे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ नेशन वन पर। नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं नेशन वन के ख़ास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। आज मेरे मेहमान है वैभव चाचारा जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले लगभग 6 वर्षों से ये अपनी सेवाएं आवाम के लिए देते हुए आ रहे हैं और फ़िलहाल मैक्स हॉस्पिटल में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवालों का सिलसिला हम जारी करते हैं। आप एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। उत्तराखंड के में आपकी सेवाएं कब से शुरू हो रही हैं? उत्तराखंड में मेरे को आए हुए काफ़ी समय हो गया है। पहले मैं दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में रह चुका हूँ। अब उसके बाद आने के बाद इंद्रेश के बाद अब मैं फाइनली मैक्स हॉस्पिटल में आया हूँ। उत्तराखंड में जब से आया हूँ देखा गया है, क्योंकि धुआं धूल मिट्टी और काफ़ी कुछ जो पर्यावरण में बहुत कुछ बदल चुका है। मैं रहने वाला देहरादून का ही था, पर अब जब जैसे आया हूँ तब से देखा है कि बहुत कुछ बदलाव आया है, जिसके कारण वातावरण में नमी भी है, धुआं धूल मिट्टी भी ज़्यादा है, ट्रैफिक भी ज़्यादा है, दिक्कतें बड़ी हैं, सांस की दिक्कतें बड़ी हैं। बल्कि सांस की जितने भी हैं, निमोनिया का जो इंसिडेंस जो हम देखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके लिए यहाँ के लोगों को ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर राजधानी या और किसी बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है। आपके पास कौन सा ऐसा स्पेशल आपकी कार्यशैली है कि जिससे उन बीमारियों के चलते लोगों को बाहर ना जाना पड़े? ये मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में जो हमारा पल्मोनोलॉजी या छाती का विभाग है बहुत उन्नति कर चुका है। और आज की डेट में मैक्स हॉस्पिटल और देहरादून में हमारे पास जो कुछ छाती से संबंधित जो कोई बीमारी है, हालांकि एलर्जी रिलेटेड है या सांस की नली में कोई ट्यूमर है या सांस की नली में आज की डेट में जाली भी डलती है, जो आपके द्वारा मैं बताना चाह रहा हूँ, वो सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। जो कि उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा अस्पताल है जिसमें सांस के लिए किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन, जैसा कि एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड या ईबस जिसे हम कहते हैं, पूरे देश में 110 सेंटर हैं, जिसमें से एक सेंटर अब हमारा मौजूद है। तो उसमें फेफड़ों का अंदर जाके अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। कुछ मरीज़ हैं जिनकी सांस की नली अटक गई है या कैंसर है, तो उसमें जाली भी डाली जाती है। यानी कि ये सब सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। आमतौर से देखा गया है कि बहुत से छोटे बच्चे या बड़े बच्चों को या इंसानों को अक्सर ऐसा होता है, सांस की नली के अंदर कोई चीज़ फंस जाती है। जैसे कोई भी जो है ना, ऐसा कुछ खाना खाते हुए कुछ हो गया या उससे पहले कुछ हो गया। इसमें अभी हमारे पास एक 9 महीने का बच्चा आया था जिसने एलईडी बल्ब ले लिया था। विकास नगर से बच्चा आया था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, और मैंने ही उस बच्चे का सफलतापूर्वक सांस की नली से ऑपरेशन करके और ये एलईडी बल्ब बाहर निकाला था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्दियाँ आ रही है, मौसम बदल रहे हैं, तो मूंगफली का चलन बहुत है हमारे प्रदेश में। तो मूंगफली लेके खा के बच्चे काफ़ी आते हैं जो सांस की नली में अटक जाती है, जो कि एक इमरजेंसी है। अगर सही समय पे सही इलाज ना दिया जाए तो जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, आमतौर से लोगों को एक साइकोलॉजिकल फोबिया रहता है कि अब क्या होगा, कितना पैसा लगेगा, हमारा बच्चा तो मर जाएगा। तो इस फोबिया के चलते वो बहुत से ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहाँ पर उनका इलाज जो है ना एक अच्छी तरीके से और इकोनॉमिकल तरीके से हो जाए। एक फोबिया ये ना बने कि पता नहीं कितना पैसा लगेगा। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इस दौरान जो लोग ऐसा कुछ उनके साथ हो जाता है, वो बाहर भागते हैं, यहाँ कितनी ऐसी सुविधाएँ हैं जिससे यहाँ के लोग यहीं के यहीं उस उपचार को हासिल कर लें? ये आपके माध्यम से मैं ये भी पहुंचाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इसका उपचार महंगा है। इसके हमारे पास एक फ़िक्स सेट ऑफ पैकेजेस होते हैं। तो जब भी बच्चा किसी भी अस्पताल में या कहीं भी जाएगा तो उल्टा उसका नुकसान ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा देर फॉरेन बॉडी या बीमारी या निमोनिया वो आगे की स्टेज धारण कर लेती है, उतना ही मुश्किल और उतना ही जटिल और उतना ही कॉस्ट बढ़ता जाता है। लेकिन जो कुछ सुविधाएँ और जो कुछ लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, जो कुछ हमारे पास सब मौजूद हैं, तो उसके कारण ऐसा नहीं है कि इलाज बहुत ही महंगा है या कोई आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। और बहुत ही सरलतापूर्वक इलाज हो भी जाता है अगर शुरुआत में हो। जैसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, अभी हाल ही में हमारे पास स्वाइन फ्लू का भी मरीज़ अभी प्रदेश में आ चुका है ऑलरेडी। पहला केस हमारे हॉस्पिटल में ही देखा गया, डिटेक्ट भी हुआ, रिपोर्ट भी हुआ।
तो वो पेशेंट इधर 3-4 अस्पतालों में भागा, ऑलरेडी खर्चा भी ज़्यादा हो चुका था और यहाँ आके उसको आराम भी मिला और डायग्नोसिस भी तुरंत आ गया। मतलब विदिन 48 आवर्स हमारे पास एक पुख्ता सबूत थे जो कि पेशेंट 7 दिन से घूम रहा है। और ख़ासकर स्वाइन फ्लू के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि आज की डेट में आपके माध्यम से कि काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इसकी वैक्सीन उपलब्ध है, तो ये वैक्सीन दे दी जाती है खासकर बुज़ुर्गों में। बच्चों में तो आज की डेट में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आती है, पर 60 साल से ऊपर जो निमोनिया या जो COPD वाले हमारे मरीज़ हैं या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जैसे कि HIV के कोई मरीज़ हैं या और भी किसी बीमारी के हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के, तो इनको ये वैक्सीन दे दी जाती है ताकि ये संक्रमण ना हो। और भी वैक्सीन आज की डेट में छाती की या सांस के लिए आ गई हैं ताकि निमोनिया घातक ना बने। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मौसम बदल रहा है, हम थोड़ा बदलते मौसम पर भी बात कर लें। बदलते मौसम में ज़्यादातर एलर्जिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत से लोगों को अचानक स्नीजिंग आने लगती हैं, उसके बाद फिर खांसी आने लगती है, कफ आने लगती है, निमोनिया भी बन जाता है और उसी दौरान सांस की भी दिक्कतें जो है ना उसको होती हैं। तो उनके लिए क्या जो है ना प्रिकॉशन होना चाहिए? इसमें एक तो हमारे पास एलर्जी टेस्टिंग के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स है जो मौजूद हैं, जो स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि किस से धुआं धूल मिट्टी से या नमी के कारण या कोई पेड़ से जिसकी वजह से हो रहा है या घर में कोई पशु पक्षी जानवर हैं उसके कारण। तो हम लोग इसी माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि जो ध्यान खास कर रखना चाहिए, हमारी जो बेडिंग है, बेड शीट्स हैं, वो डेली चेंज होनी चाहिए। कृत्रिम पदार्थों का सेवन जैसे कि आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट, अजीनोमोटो है, ये सब चीज़ें, इनका यूज़ नहीं होना चाहिए। और जैसा कि देखा गया है पशु पक्षियों से होता है, तो जानवरों को खासकर देहरादून में डॉग प्रेमी बहुत लोग हैं, तो डॉग्स को और ये जानवरों को घर से थोड़ा बाहर रखना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए। जो कि एलर्जी की बीमारी है बचपन से ही शुरू होकर आगे तक जाती है, नहीं है कि बड़े बुजुर्गों में ही प्रेजेंट करती है, बचपन से ही हो जाती है। और अगर उसकी रोकथाम उसी स्टेप पे हो जाए तो आगे आने वाले समय में दिक्कत बड़ा रूप नहीं धारण करेगी या दमा नहीं बनेगी या दमे के बाद और कॉम्प्लिकेशन। आपने बहुत अच्छी ये बात कही है कि जो घर के अंदर जो है ना पालतू पशु लोग पालते हैं, चाहे शौक़ के लिए पालते हैं, आमतौर से एक धारणा है, सच्चाई आप बताइएगा, कि उनके जो बाल होते हैं छोटे छोटे कि वो सांस के ज़रिए अंदर पहुंच जाते हैं, वो काफ़ी कुछ नुकसान देते हैं, ऐसा कुछ है? डेफिनेटली वो बाल तो नहीं होते, लेकिन जो जानवर होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होते हैं, ये जो प्रोटीन होते हैं यही एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो इसी की वजह से, इस एलर्जी की वजह से ही दिक्कत और सांस की नली में जकड़न होनी शुरू होती है और फिर वो दमे की धारणा ले लेती है। अच्छा, आमतौर से छोटे बच्चों में देखा गया है कि सांस की दिक्कतें अक्सर होती हैं, किसी किसी को जो अस्थमा टाइप भी हो जाता है। उनके लिए क्या कुछ ज़रूरी है कि वो किन सब चीज़ों से दूर रहें और उनका ट्रीटमेंट क्या है? छोटे बच्चों से जैसा कि किस उम्र के बच्चों के? जैसे एडोलिसेंट एज के बच्चे हैं। हाँ, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एलर्जी है ये बचपन से ही पनपती है, तो बचपन से ही ध्यान रखा जाना चाहिए कि धुआं धूल मिट्टी का या कोई काम हो तो उनके सामने ना हो। बच्चे स्कूल जाएं तो ही बेडशीट्स उनकी साफ़ हों या घर में झाड़ू जैसे किया जाए। अस्पतालों में आमतौर पे हम लोग झाड़ू का प्रयोग नहीं करते, एक प्रॉपर डाई होती है जिसका यूज़ होता है और वो क्लीनिंग उसी रूप से होती है ताकि डस्ट उठे ही नहीं। और साथ ही साथ हम लोग बच्चों को जैसे खान पान में भी आज की डेट में बहुत दिक्कतें हैं, उसमें भी ध्यान रखा जाए। ना ही बच्चे, खासकर बुज़ुर्ग, तो दोनों एज गैप्स जो एज ग्रुप्स हैं, हाई एंड एज ग्रुप और लोअर एंड एज ग्रुप, दोनों को यही खास ध्यान रखना है। खासकर बुज़ुर्गों को भी नहीं पता लगता कि जैसा मौसम बदल रहा है तो तापमान का अनुमान नहीं होता, खासकर देहरादून का वेदर जिस तरीके से है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्दी आने से पहले ही जो फुल स्लीव्स के कपड़े हैं वही उनको शुरुआत कर लेनी चाहिए। अच्छा, ज़्यादा लोगों के अंदर एक डाउट ये रहता है कि भाई दमा और आपका ये सांस की दिक्कतें ये किस स्टेज में ज़्यादा भयंकर होती हैं और उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? दमे की अलग अलग स्टेजेस होती हैं और अगर पहले ही रूप में एक टेस्ट होता है जिसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं, जैसे तापमान नापने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से छाती में हम लोग स्पायरोमेट्री का प्रयोग करते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि अगर बच्चे को बार बार या बुज़ुर्ग को बार बार मौसम बदलने पे दिक्कत हो रही है, हर दूसरे तीसरे महीने छाती में जकड़न हो रही है, साएँ साएँ सी आवाज़ आ रही है, सीटी सी बज रही है, तो ये टेस्ट किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि उसमें दवाई, पहले नॉर्मल टेस्ट किया जाता है, कुछ मापदंडों के अनुसार फिर देखा जाता है कि दवाई देने के बाद उसमें आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि एक बार अगर दमे का डायग्नोसिस बन जाए, ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो स्टेबलाइज हो सकती है, क्योर नहीं हो सकती, तो पेशेंट को समझाना पड़ता है। और ख़ासकर मरीज़ों के मन में एक भ्रम भी रहता है कि खींचने वाले कैप्सूल या इनहेलर या पंप दे दिए जाते हैं जिनका आजीवन सेवन करना पड़ता है। जिस प्रकार से आप बीपी और शुगर की दवाई लेते हैं उसी प्रकार से ये पंप भी जो है नुकसान नहीं करता।
ये सीधे नहीं फेफड़ों में डॉक्टर साहब, ये सब चीज़ें जो है ना एक फैशन बन गई हैं ज़्यादातर। जैसे एंटी एलर्जिक डिसऑर्डर्स किसी को भी हुए, इनहेलर ले लिया, या फिर जो है ना वो स्पम ले लिया, तो ये एक्चुअली मिसयूज़ हो जाती हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इससे सबसे पहले स्पायरोमेट्री का होना बहुत ज़रूरी है, जो प्रूव करे कि अस्थमा है। मैंने देखा है कि कुछ बच्चों में खांसी नहीं रुक रही तो घर में माँ बाप क्या करते हैं कि नेबुलाइज़र दे देते हैं। उस वक्त तो आराम आ जाता है, उन नेबुलाइजर्स में भी कुछ प्रकार का स्टेरॉइड भी दिया जाता है, तो उससे सूजन में तो आराम आ जाता है, लेकिन वो बच्चे को दमे की तरह लेबल कर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आजीवन दवाई आपको लेनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब, लाखों युवक आपको देख रहे हैं यार, ज़्यादातर हमारे प्रदेश क्या देश के अंदर ज़्यादातर युवा नशे की गिरफ्त में होता जा रहा है। क्या क्या नुकसान है, ज़रा उनको भी बता दीजिएगा। उसमें नुकसान ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, बल्कि सरकार ने तो पैकेट से लेकर हर चीज़ पे ही मेंशन किया हुआ है। स्मोकिंग सिजेशन क्लिनिक भी एक ऐसा है जो हम अपने यहाँ चलाते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से ग्रसित है और वो लोग भी हमारे पास आते हैं और वो भी नशा छोड़ना चाहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप की इंसान की वो को समझने की बात है। जहाँ अगर इंसान ठान लेता है कि हाँ मैं छोड़ सकता हूँ, और ख़ासकर कुछ दवाइयाँ भी हैं हमारे पास जिसका सहारा अगर लिया जाए तो डी एडिक्शन क्लिनिक की तरीके से, स्मोकिंग सिजेशन क्लिनिक जो हमारे पास है, तो उससे भी उसको नहीं, आपकी ज़बान से हर निकला हुआ हर वर्ड लोगों के जहन तक बिल्कुल अंदर तक पहुंचेगा। आप थोड़ा सा युवाओं को ये बताइए कि स्मोकिंग अपने लंग्स को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि स्लो पॉइजन की तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक बार तो उनको टेस्ट आता है, इसके अंदर कौन सा ऐसी चीज़ है जो उस लत को छोड़ने नहीं देना चाहती। ऐसा होता है कि स्मोकिंग या सिगरेट में जो होता है निकोटीन की एक मात्रा होती है, तो जो निकोटीन होता है वही डिपेंडेबिलिटी बनाता है। तो उसमें देखा गया है कि किसी का पेट साफ़ होने में दिक्कत होती है, किसी को निकोटीन से एक दिमाग में उन्हें लगता है कि किक मिलती है, पढ़ने की क्षमता मिलती है, नींद कम आती है। पर उसके साथ साथ वो ये भूल जाते हैं कि खाली निकोटीन ही नहीं है सिगरेट में, उसमें काफ़ी ज़्यादा जहरीले केमिकल हैं, बेंजीन्स हैं, बेंजोपायरीन करके हैं। तो ये 500 से 1000 केमिकल्स हैं। सिर्फ सिगरेट मुंह से लेकर और अंदर तक, वो पूरे फेफड़ों तक, वो सांस की नली को जलाने से लेकर फेफड़ों में एक टार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा कर देती है, जिसके कारण बहुत दिक्कतें आती हैं। सुबह उठ के खांसी होना, सफ़ेद बलगम आना, ये शुरुआती है। तो जो नॉर्मल इंसान की रेगुलर जब हम चलते हैं तो उसकी सांस की धीरे धीरे उम्र के साथ साथ कुछ फेफड़ों की भी उम्र बढ़ती जाती है, तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और साथ साथ कैंसर के लिए भी बहुत ज़्यादा आज की डेट में अगर हमें देखा जाए तो पहले बीमारियां साधारण होती थी और सबसे कॉमन आज की डेट में कैंसर है जो सबसे ज़्यादा है, और 40-45 साल के युवा पीढ़ी सारे कैंसर लेके आ रहे हैं, जो कि आगे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डॉक्टर साहब, इन 6 वर्षों का क्या अनुभव है, या मैक्स में आने का क्या अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहे? क्या ऐसा आपने करके दिखाया है यहाँ पर? यहाँ इस प्रदेश के लिए मैंने सबसे पहले तो सांस की नली में जाली डाली थी। फिर जैसा कि मैंने बताया कि उस बच्चे के लिए भी मैंने एक LED बल्ब अभी पीछे निकाला था, कि इसको इंटरवेंशन कहते हैं। इंटरवेंशनल जो उत्तराखंड उसके हमारे प्रदेश पे नहीं है, मरीज़ को यहाँ से दूर भागना पड़ता था, यहाँ से दिल्ली से पहले और कोई रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं, और आधे से ज़्यादा मरीज़ आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। तो अब ये सब प्रणाली हमारे पास मौजूद है, स्मोकिंग सिजेशन से लेकर, जैसे मैंने बताया, निमोनिया वैक्सीन से लेकर, सांस की नली में जाली डालने से लेकर, सांस की नली के अल्ट्रासाउंड से लेकर, और आजकल जो भी कैंसर है उसमें भी हम लोग नली में रास्ता बना देते हैं। तो पेशेंट को एक बेहतर जीवन प्रदान होता है, ना ही उसको भागना पड़ता है, और एटलीस्ट सही इलाज, सबसे ज़रूरी है कि सही समय पे सही इलाज मिल पाता है उसको। कौन सी ऐसी स्टेज है और उसके सिम्टम्स क्या हैं जिससे उसको लगे कि अब तुम्हारे फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, भाई दवा पता ही नहीं लग पाता? हमने कुछ मरीजों में देखा गया है, थोड़ा बहुत सांस चलने में मरीज़ कहता है अरे सांस फूल रहा है, तो कुछ नहीं करते जब तक खांसी में खून ना आ जाए। और ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, खांसी में खून आने का मतलब सिर्फ टीबी नहीं होता, कैंसर भी हो सकता है, और भी घातक बीमारियाँ हो सकती हैं। तो मरीज़ को जैसे ही लगे कि उसका सांस फूल रहा है या उसकी छींकें, डॉक्टर साहब मैं बीच में रोक रहा आपको, जो है ना, खांसी में खून आना वाकई एक ये क्रिटिकल सिचुएशन है, तो कहाँ से खून आ सकता है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि लोगों को डाउट हो जाता है कि हो सकता है टीबी हो, तो इस पूरे हिस्से से लेके नीचे तक रेस्पिरेटरी सिस्टम तक कहाँ से खून आता है और क्या क्या डायग्नोज किया जा सकता है? पूरे फेफड़े से कहीं से भी खून आ सकता है, वो ट्यूमर की भी एक निशानी हो सकती है, टीबी की भी निशानी हो सकती है। कई हमारे टीबी के मरीज़ हैं जिनका टीबी की हीलिंग होने के बाद, इलाज होने के बाद, कुछ हिस्से होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, वो लीक कर जाते हैं, तो उससे भी आता है। तो इसके लिए भी हमारे पास मैक्स में प्रणाली है कि तुरंत हम लोग उसमें दवाई डाल सकते हैं। ग्लू की तरह होता है, इस प्रणाली को कहते हैं, जो अंदर डाल दी जाती है।
तो वो तुरंत रोकथाम हो जाता नहीं, है। जैसे मैक्स में ये सब चीज़ें जो है ना सब उपलब्ध फैसिलिटीज़ हैं, सब तो उपलब्ध थोड़ा सा जो है ना दर्शकों को ये बताइए कि क्योंकि डाउट रहता है लोगों को कि किस तरीके से ये काम होता है, थोड़ी सी प्रक्रिया बता दीजिएगा कैसे कैसे आप करते ये हैं। एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। दूरबीन द्वारा यानी कि ब्रोंकोस्कोप द्वारा हमें सांस की नली में अंदर जाना होता है और उस एरिया को देखना होता है कि जिस जगह से ब्लीडिंग आ रही है उसी एरिया को हम लोग रोक देते हैं। अगर उस तरीके से नहीं हो तो छल्ला जैसे डलता है तो जो ब्लड वेसल जो हमें शक होता है कि लीक कर रही है तो वहाँ डाल दिया जाता है। फिर भी ना हो तो हमारे पास कार्डियोथोरेसिक सर्जन है जो इसके और विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा वक्त कम है, 2 सवाल और हैं। फिलहाल जो है ना बदलते मौसम में डेंगू का भी प्रकोप रहता है, उसके बाद स्वाइन फ्लू भी एक सवालिया निशान है, क्या क्या सुझाव देंगे आप? डेंगू को भी साधारण तरीके से ना लें। कोई भी बुखार हो 100-101 हो, सिर्फ पैरासीटामोल की गोली नहीं खानी चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक रही है। बात स्वाइन फ्लू की, मैंने आपके द्वारा ये भी बताया कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। हर साल स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगती है, वो लगाएंगे लेकिन 3 हफ्ते पहले लगनी चाहिए, स्वाइन फ्लू ग्रसित होने के बाद नहीं। तो वो एक प्रिवेंशन है, अगर अभी कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। स्वाइन फ्लू छोटे उम्र के बच्चे और 60 साल की उम्र के बच्चे या डायबिटिक या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में घातक साबित होता है, उसका रिस्क बहुत है, या प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखा गया। तो इन सब के लिए अगर हम लोग पहले से ही ध्यान रख लें तो बेहतर है। अच्छा, दोनों फीवर के अंदर क्या क्या जो है ना डिफरेंसेस रहते हैं सिम्टम्स में? स्वाइन फ्लू में तो नाक से पानी बहने का ठीक रहेगा। है, नहीं इसमें वायरल भी आता है, एक वायरल फीवर भी सीजनल होता है। डेंगू भी एक प्रकार का वायरस। ठीक है। तो स्वाइन फ्लू में खासकर नाक से पानी बहना, 101-102 बुखार, मरीज कहता है कि मैं पहाड़ी इलाके से आया हूँ या मैं बाहर से आ रहा हूँ, या कोई ग्रसित इलाका जैसे दिल्ली में है या पुणे में है, जो हिंदुस्तान में शुरुआत हुई थी पुणे से शुरू हुई थी। तो अगर वहाँ से वो ट्रैवल करके आए, ट्रैवल हिस्ट्री है और बुखार नहीं जा रहा दवाई देने के बावजूद, ठंड लग रही है, पसीने आ रहे हैं, सांस फूल रही है, सांस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो तुरंत एक्सरे कराया जाता है और उसी के हिसाब से आगे इलाज किया जाता है। हमारे पास हमारे अस्पताल में खासकर आइसोलेशन रूम्स हैं और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जिसलिए स्वाइन फ्लू के मरीज को पूरा केयर दी जाती है। इसके स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, कुछ टेस्टों के लिए बाहर भी जाना पड़ता था, अब ये सब नहीं, ऐसा फैसिलिटीज नहीं है? है, सब कुछ फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। चलिए, ये थे डॉक्टर वैभव चाचरा जी, मैक्स हॉस्पिटल में फ़िलहाल अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनसे हमने चर्चा की। चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, काफ़ी कुछ अच्छे सुझाव भी इन्होंने दिए, अपने टिप्स भी दिए हैं। मानना न मानना अब आपके ऊपर है। नेशन हेल्थ प्लस में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई है परेशान। अच्छी सेहत के लिए नहीं मिल रहा है कोई निदान। नेशन 1 पर डॉक्टर्स करेंगे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ नेशन 1 पर।